नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। लेकिन इससे पहले दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से, फिर चाहे फाउंडेशन कोर्स हो, 66 का मेंस हो या फिर 67 का प्रीलिम्स हो, इन सब में इतनी व्यस्तता हो गई जिसकी वजह से मैं यूट्यूब में आपके सामने नहीं आ पाता हूँ। लेकिन अब कोशिश किया हूँ कि समय निकाल के आपके पास में भी आ सकूँ। दोस्तों इस वक्त जो सीजन चल रही है पूरी तरीके से प्रीलिम्स का सीजन चल रहा है। एक तो 66 के प्रीलिम्स के रिजल्ट आने वाले हैं, उसका इंतज़ार भी है। उधर यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स होने वाले हैं, उसमें भी तैयारी आपको करनी है। इधर जेपीएससी का तैयारी करना है, इसके भी प्रीलिम्स होने वाले हैं, इसके भी डेट फिक्स हो गए हैं। बिहार में अगर आ जाइए तो 67 भी वेटिंग लाइन में है और सीडीपीओ भी प्रीलिम्स लेने वाला है। तो कहा जाए तो पूरी तरीके से जो है प्रीलिम्स का घेरा है और ऐसे घेरे में हिस्ट्री को क्रैक करना ये सबसे बड़ी प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। आप मानो या ना मानो, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से अगर आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। क्योंकि बाकी सब चीज़ तो अपडेट है लेकिन हिस्ट्री में अपडेट नहीं है। और जिस हिस्ट्री का अंधविश्वास आपके अंदर होता है ना, सुजीत सर रटना होता है, ये है वो है, तथ्य है, फैक्ट है, सार है, संग्रह है, वो सब यही प्रीलिम्स में है जिसमें सारे स्टूडेंट को आना होगा। फिर चाहे वो हिंदी लिटरेचर के हों, ज्योग्राफी के हों, पॉलिटी को हों या साइंस के हों, सबको यहाँ पे ये करना है। ऐसे कंडीशन में मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा और बिल्कुल बिना याद किए हुए, बस आपको कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ जुड़ना होगा। इसके साथ साथ में दोस्तों हमारी संस्था श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज में, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट हम लेते हैं, वीकली टेस्ट होता है और सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही हम अपनी संस्था में तैयारी करवाते हैं। अगर किसी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए बीपीएससी से लेके सीडीपीओ तक या यूपी पीसीएस से लेके झारखंड तक, जेपीएससी तक, आप हमारे इस नंबर पे 9334710148 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कांटेक्ट करने का जो टाइमिंग होगा वो मैं बता देता हूं आपको। सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। उसके बाद अगर कॉल कीजिएगा तो हो सकता है ना रिसीव हो, एक। लेकिन अगर व्हाट्सएप करना हो तो 9015148776 इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको 100% रिप्लाई मिल जाएगा। अगर बात भी आपको हमसे करना होगा तो इसी नंबर पे कर सकते हैं 9334710148 पे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा ना आगे करते हुए बात, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका है। अब एक चीज पहले पकड़ लीजिए तो पढ़ने में मजा आएगा। आखिर क्या वजह है? आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, बस आप चाहते हैं रटने की कोशिश करते हैं। अरे नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो जिंदगी भर कभी इतिहास रट नहीं पाओगे और अगर रट नहीं पाओगे तो दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रहेगा और यही कंफ्यूजन जो है आपके प्रीलिम्स में रोक के रखेगा। नतीजा ये होगा कभी रैंक तक नहीं पहुंच पाओगे। अब ऐसे कंडीशन में सुजीत सर क्या किया जाए? कुछ भी नहीं, पहले समझो कि आखिर यूरोपीय कंपनियां आ क्यों रही है। 5 यूरोपीय कंपनियां आई हैं। अब इसके सीरीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। सबसे पहले जो आए पुर्तगाली आए हैं, पुर्तगाली के बाद डच आए हैं, डच के बाद अंग्रेज आए हैं, अंग्रेज के बाद डेनिस आए हैं और डेनिस के बाद फ्रांसीसी आए हैं। ये क्रम तो जरूर याद रखिएगा। लेकिन जो सबसे पहले आए हैं वो पुर्तगाली आए हैं। आखिर देखते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, मेरी बात को सुन लीजिएगा, उसके बाद यहां पे आएंगे। आखिर ये सारे के सारे जो है भारत की ओर नजर लगाए हुए, इसके पीछे क्या कारण है? जब पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति हो रही थी तो कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। अगर थोड़ा और बहक जाकर आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूं तो पूरी दुनिया में पुनर्जागरण हो रहा है। पुनर्जागरण का मतलब होता है एक बार जगे हुए हैं, फिर से किसी ने आपको उठाया, जगे, फिर से सो गए और फिर से उठाया, तो इसको कहते हैं पुनर्जागरण, यानी कि एक बार फिर से जगना। जब पूरी दुनिया एक बार फिर से जगना शुरू हुई तो उसको एक चीज समझ में आ गया कि अब हमें किसी भी हालत में अपने देश को
आगे बढ़ाना है, क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या घट नहीं रही है। आप सोए रहो, आप निकम्मे रहो, आप बेरोजगार रहो, जनसंख्या आपकी रुकने वाली नहीं है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन उसी स्पीड में दौड़ रही है। अब इन जनसंख्या को बेसिक नीड पूर्ति करना है, यानी 2 वक्त का भोजन सुबह और शाम अगर पूर्ति करना है तो हमें किसी भी हालत में उद्योग को स्थापित करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से हमें जुड़ना होगा, तभी हम गरीबी दूर कर पाएंगे, तभी हम बेरोजगारी दूर कर पाएंगे, और तभी हम कुपोषण से जैसे जैसे संख्या बढ़ती जा रही है उसको भी हम कम कर पाएंगे। ये आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जब उद्योग की स्थापना हो गई, टेक्नोलॉजी की स्थापना हो गई, तो जो सबसे लास्ट में नीड आई वो आई कच्चे माल की। और कच्चे माल की तरफ पूरी दुनिया जो है एक ही जगह नजर आ रही थी कि सोने की चिड़िया पे वार किया जाए, और सोने का चिड़िया जो था वो हमारा हिंदुस्तान था। सारे लोगों ने यही चीज करना शुरू किया। वहां पे 2 देश, सिर्फ 2 देश, एक स्पेन और एक पुर्तगाल, ये 2 देश के राजा ने सोचा क्यों ना कच्चा माल के लिए जो है पूरी दुनिया में सर्च किया जाए। उन्होंने हिम्मत जोड़ के अपने नाविक को कहा, एक काम करो, जाओ देश को ढूंढो। कहां पे देश? क्योंकि ऑलरेडी पहले से तो व्यापार वाणिज्य हो ही रहा था इंडिया के साथ में। ऐसा नहीं था कि पहली बार इंडिया वास्को डी गामा खो जाता, लेकिन समुद्री मार्ग पहली बार ढूंढा था। तो 2 यात्री निकले। स्पेन से कोलंबस निकला। उसने क्या किया, उसको भी इंडिया आना था। उसने गलत डायरेक्शन में, क्योंकि इंडिया आना है, अगर यूरोप से किसी को इंडिया आना है तो वो पूर्वी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन गलती से उसने क्या किया, पश्चिमी डायरेक्शन पकड़ लिया। और पश्चिमी डायरेक्शन जैसे पहुंचा वो पहुंच गया अमेरिका। और अमेरिका में जो लोग उस वक्त रह रहे थे उसी को रेड इंडियन नाम दिया। रेड इंडियन इसलिए क्योंकि अमेरिका में जो लोग रह रहे थे वो सारे के सारे लाल थे, और इसीलिए वहां पे उनको लगा अमेरिका की जगह पे हमने इंडिया खोज लिया, और वहां जो लोग हैं वो क्या है, लाल है, तो इसीलिए उन्हें नाम पड़ गया रेड इंडियन। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड इंडियन इनमें से किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में देता है इंडिया को भी, तो ध्यान रखिएगा आप अमेरिका मारिएगा। दूसरे यात्री जो है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल से चला, और उसने धीरे धीरे अपना यात्रा तय करते करते पहुंच गया इंडिया। इंडिया पहुंचा, उसकी सारी कहानी बताएंगे, उसके बाद व्यापार वाणिज्य करता है, 60 गुना ज्यादा प्रॉफिट आता है। आइए आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं ताकि मजा आ जाए इतिहास पढ़ने में, और इसको पूरा हम पढ़ाएंगे, ये आपसे वादा करते हैं। बस आपको साथ देना होगा मेरा, इतना कर दीजिए, हम पूरे के पूरे बुक को पढ़ा देंगे, और इतना बेहतरीन से पढ़ाएंगे। अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो जिम्मेदार सुजीत सर, एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुआ था। जब व्यापारिक संबंध हो रहा था तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यूनानियों के साथ हमारा व्यापार वाणिज्य आरंभ हुआ था। मध्यकाल में यूरोप का भारत के व्यापार में कई मार्ग होता था। मध्यकाल आते थे, कई मार्ग हो गए यूरोप के साथ व्यापार वाणिज्य करने का। एक मार्ग जो था वो था फारस की खाड़ी तथा समुद्र के रास्ते जाता था। फारस की खाड़ी था, थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा, हल्का सा कोशिश कीजिए। और फिर वहां से इराक और तुर्की होकर जमीन के रास्ते से आगे चलकर समुद्र के जरिए वेनिस और जेनेवा तक जाता था। यहां से भी व्यापार वाणिज्य होता था। दूसरा जो मार्ग था लाल सागर से होकर मिस्र के सिकंदरिया के थल मार्ग से, वहां से पूरे तरीके से समुद्र के जरिए वेनिस और जेनेवा पहुंचाता था। और एक तीसरा मार्ग था जो कम प्रचलित था, जो कि था थल मार्ग, भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत दर्रे से होकर मध्य एशिया, रूस और बाल्टिक सागर की ओर पार किया जाता था। और इस तरह भारत में यूरोप से मिलने वाले 2 प्रमुख समुद्री मार्ग जो थे, प्रथम फारस की खाड़ी से होकर जाता था और द्वितीय जो था लाल सागर से। ये इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी सब छोड़ दीजिए। प्राचीन काल से कैसे हुआ वो अच्छे तरीके से आप जान रहे होंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है समुद्री मार्ग, एक फारस की खाड़ी से जाता, थोड़ा फारस की खाड़ी देख लीजिए, और लाल सागर तो आप देख ही रहे होंगे आसानी से, वहां से जाता था। इनमें फारस की खाड़ी वाला मार्ग जो था ज्यादा प्रचलित था। जो फारस की खाड़ी था वो ज्यादा प्रचलित था। थोड़ा सा मैप बना दूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन देख लीजिए। ये इंडिया है, ठीक है ना। यहां पे जो है देखिएगा, यहां पे आपका क्या है, सॉरी एक सेकेंड, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। एशिया का अधिकांश व्यापार जो होता था अरब वासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय व्यापारी जो थे इतालवी व्यापारियों के एकाधिकार में थे। यह व्यापार पूर्वी देशों के गरम मसाले के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि गरम मसाले और यूरोप में बहुत बड़ी मांग थी। और इस गरम मसाले की अगर यूरोप में बहुत मांग थी तो उनकी नज़र जो थी सीधे भारत में थी।
क्योंकि जारों में नमक और काली मिर्च डले गोश्त पर ही वे जिंदा रहते थे। 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कर लिया गया और इस कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य जो है संपर्क स्थापित करने वाले मार्ग में तुर्कों के अधीन आ गया। जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कर लिया गया तब फिर इस मार्ग में जो है बहुत सारे बाधाएं आना शुरू हो गई। उन्होंने यूरोप के व्यापारियों से अपने साम्राज्य से होकर पूर्वी देशों में व्यापार करने की सुविधा देने से पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, इनकार कर दिया गया कि अब जो व्यापार वाणिज्य एशिया का यूरोप के साथ होता है यहाँ पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा के रख दिया। पहले वेनिस जेनेवा के व्यापारियों ने यूरोप और एशिया के बीच व्यापार का अधिकार कर लिया था और इस कारण से यूरोप के नवीन राष्ट्र स्पेन और पुर्तगाल व्यापारियों से बहिष्कृत थे। लेकिन गरम मसाले के महत्वपूर्ण भारत के विख्यात वैभव और लोभ में पूरब के साथ व्यापार करने का ये पूरी तरीके से क्या थे, एकदम ललायत थे। इसीलिए पश्चिमी यूरोप के नवीन राज्यों भारत और इंडोनेशिया के मसाले द्वीप तक पहुंचने के लिए नए उपेक्षाकृत जोखिम भरे मार्ग ढूंढना आरंभ कर दिया। और यहीं के बाद जो है वास्को डी गामा ने क्या किया, ढूंढना शुरू किया कि किसी भी तरीके से जो है अच्छे तरीके से ढूंढा जाए कि आखिर कहाँ पे इंडिया है और किस रास्ते से जाया जा सकता है। पुर्तगाली और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोज का युग को आरंभ कर दिया, जो कि स्टार्टिंग में ही हमने आपको बोल दिया था। बस सुनना है, एकदम ध्यान से सुनिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप प्रीवियस ईयर कहीं से भी वनडे एग्जाम से लेके यूपी पीसीएस से लेके बीपीएससी, अदर पीसीएस या फिर यूपीएससी के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप देख लीजिए, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस एक बार सुन लीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि भौगोलिक खोजों का युग आरंभ कर देता है पुर्तगाल और स्पेन। और हमने अच्छे से आपको बताया हूँ कि पुर्तगाल से वास्को डी गामा चलते हैं और स्पेन से कोलंबस चलते हैं। पुर्तगाल के नाविक जो है बार्थोलोमो डियाज सबसे पहले यही निकलते हैं 1487 में और उत्तर मासा अंतरिप की खोज पे निकलता है, जिसे उसे तूफानी अंतरिप भी कहा जाता है। और 1494 ईस्वी में स्पेन के निवासी जो है वो कोलंबस, ध्यान रखिएगा, कोलंबस भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज निकाल लेता है, जो कि बता दिए वहां के लोग को वो रेड इंडियन कहता था। 1498 में पुर्तगाली वास्को डी गामा ने उत्तर मासा अंतरिप केप ऑफ गुड होप, अगर देखिएगा ना तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे नीचे वाले स्तर, एकदम सबसे नीचे दक्षिण वाला छोर देखिएगा, वहीं पे लिखा रहेगा आशा अंतरिप मार्ग या फिर वहां पे लिखेगा केप ऑफ गुड होप्स। क्लियर हो गया ना। अब देखिए, इन समस्त नवीन खोजों का एकमात्र उद्देश्य था कि व्यापारिक मार्गों की जानकारी प्राप्त करना और आर्थिक लाभ को कमाना। अब देखिए, भारत के पश्चिमी में मालाबार तट पर कालीकट और कोची में गुजरात और सूरत, भरूच, केम्बे प्रसिद्ध बंदरगाह थे। ये बंदरगाह पश्चिमी देशों से भारतीय व्यापार का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया के मसाले, रेशम, चीनी मिट्टी, लाख इत्यादि वस्तुओं के मालाबार तट पर लाई जाती थी। यहाँ से लाल सागर और फारस की खाड़ी से होकर इन्हीं पश्चिमी देशों में भेजा जाता था। पश्चिमी देशों में भेजी जाने वाली अन्य प्रमुख भारतीय वस्तु थी सूतर कपड़ा, नील मसाले, जड़ी बूटी। इसी समय गुजरात में भारी मात्रा में सूती कपड़ों का निर्यात होता था। ध्यान रखिएगा, आयात और निर्यात का मतलब क्या हुआ, आयात मीन्स कहीं से अपने देश में आता है और निर्यात मीन्स अपने देश से दूसरे देश जाता है। क्लियर हो गया ना। 1500 ईस्वी में लगभग भारत के समूचे व्यापार जो है नियंत्रित करने वाला प्रमुख समुदाय था कोरोमंडल, यानी कि चेटियार समुदाय। बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में और विशेष रूप से कोरोमंडल के मलक्का तट तक व्यापार में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इस व्यापार में उनके साथ साथ अन्य दक्षिणी पूर्वी व्यापारी समुदाय जो था चूलिया मुसलमान। इस प्रकार के भारत में पुर्तगालियों के आगमन से समग्र विशिष्ट समुद्री मार्ग पर विशिष्ट व्यापारिक समुदायों का प्रभुत्व था। एक मिनट, आइए, भारत में यूरोपवासियों के आने के क्रम सर्वप्रथम पुर्तगीज थे, जो कि स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया था। इसके बाद जो आए डच आए, अंग्रेज आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए। और इन यूरोपियों में यद्यपि अंग्रेज डच के बाद आए थे, परंतु उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और डच ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ही हो चुकी थी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पहले PDEPF मतलब क्या हुआ, पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी। अब आते हैं एक एक करके समझते हैं। पहले पुर्तगाली को समझते हैं, पुर्तगीज को, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ा मजा भी आपको आने वाला है।
चलिए पुर्तगीज को देखते हैं। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगीज जो थे वो भारत आए। उत्तर मासा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए अब्दुल मनीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, जिसकी सहायता से 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह यानी कि कप कड्डाबू नामक स्थान पर वास्को डी गामा अपना बेड़ा को उतारा। यानी कि वास्को डी गामा जब वहां से चला तो सबसे पहले जब जिसको कहते हैं आशा अंतरिक्ष या फिर उसको कहते हैं केप ऑफ गुड हॉप्स के पास में उसे एक पथ प्रदर्शक मिला जिसका नाम था अब्दुल मनीद। उसके साथ में सीधे पहुंचा कहाँ, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है। क्लियर। कालीकट पे बसे हुए अरब वासियों के प्रति उसकी वैमनस्यता का रवैया अपनाया, किंतु कालीकट के हिंदू राजा ने उसकी पैतृक उपाधि जेमुरिन थी उसका हार्दिक स्वागत किया और उसे मसाले और जड़ी बूटी इत्यादि ले जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। वहाँ का जो राजा जेमुरिन था उसका भव्य स्वागत किया और उसे जो है मसाला जड़ी बूटी ले जाने का पूरी तरीके से दे दिया आदेश। वास्को डी गामा को इस माल की यात्रा व्यय करने के बाद भी 60 गुना ज़्यादा लाभ प्राप्त हुआ। इस तरह पुर्तगाली राजधानी, जो पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन, के कुछ समय के लिए समस्त यूरोप व्यापार का केंद्र बन गया था। कुछ समय के लिए लिस्बन जो है इतना डेवलप कर गया कि वो जो है व्यापार के लिए सबसे बड़ा यूरोप का शहर बन गया था। और पुर्तगाली शासक मैनुअल प्रथम के द्वारा वाणिज्य का प्रधान की उपाधि धारण कर लिया। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वेरेस कैब्रल के नेतृत्व में द्वितीय पुर्तगीज अभियान जो है कालीकट पहुंचा। इसने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जेमुरिन को जो है उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। एक अरबी जहाज था उसको पकड़ लिया और पकड़ के जो है जेमुरिन को भेंट कर दिया। अब जेमुरिन तो हो जाएगा खुश कि चलो देखो अपने जैसा इंसान हमें मिल गया। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा पुनः फिर से भारत आता है। ध्यान रखिएगा, पहली बार 1498 पूछता है कितनी बार वास्को डी गामा भारत आया था, पहली बार 1498, दूसरी बार 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है और 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपना पहली फैक्ट्री, एकदम याद रखिएगा 1503 पुर्तगाली पहली फैक्ट्री जो है कोचीन में स्थापित करता। 1505 इन्होंने कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर देता और उसी वर्ष 1505 में फ्रांसिसो डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली जो है वायसराय या फिर कहे तो गवर्नर बन के निकलता है। यानी पहला जो गवर्नर बनता है वो कौन बनता है, अल्मेडा। ध्यान रखिएगा, पुर्तगालियों ने के यूरोप एवं भारत के बीच सीधा समुद्री मार्ग खोजने के पीछे आर्थिक और धार्मिक कारण सक्रिय था। आर्थिक कारण में अरबों और अपने यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों यानी कि वेनिस और जेनेवा के व्यापारियों को समृद्धि पूर्वी यूरोप जो पूर्वी व्यापार होता था उससे निकलकर बाहर करना और धार्मिक कारणों में अफ्रीका और एशिया की जनता को ईसाई बनाकर तुर्कों और अरबों की बढ़ती हुई शक्ति को क्या करना था, संतुलित करना था। जिस तरीके से तुर्क बढ़ रहे थे, जिस तरीके से अरब बढ़ रहे थे, ऐसी कंडीशन में वहाँ के लोगों को, एशिया और अफ्रीका के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या है ईसाई में कन्वर्ट करके इनकी शक्तियों को कमज़ोर करना था। क्लियर हो गया। अब आते हैं पहले गवर्नर या वायसराय अल्मेडा के बारे में। इनका टाइमिंग 5 से लेके 9 तक रहता है। इनके कार्यकाल में जो इंपॉर्टेंट हुआ है बस उसको जानना, इसमें कुछ भी नहीं जानना, बस इतना आपको जानना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है इन्हीं के टाइम में हुआ था, यानी कि शांत जल की नीति जो था इन्हीं के टाइम में। अब शांत जल की नीति का थोड़ा सा यहाँ से समझा देता हूँ आपको। ये पूरा का पूरा एरिया जो है समुद्र में है, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये वाला भी वाला जो शेप है ये पूरा का पूरा क्या तटीय इलाका है और यहाँ पे जो है हिंद महासागर है। तो यहाँ से जितने भी नाव जहाज जाएंगे इस सब की सब जो टैक्स देंगे ये पुर्तगाली को देंगे। और पुर्तगाली में उस समय वायसराय कौन है या फिर गवर्नर कौन है, तो अल्मेडा है। अल्मेडा ले जाएगा और इसी का नाम दिया गया ब्लू वाटर पॉलिसी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ ना। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यही था कि अगर कोई ज़बरदस्ती करता था तो यहाँ पे क्या होता था, युद्ध करना पड़ता था। और एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि अकबर द ग्रेट उसके भी जहाज़ अगर निकलते थे तो पुर्तगालियों से परमिशन लेना पड़ता था। टैक्स नहीं देना पड़ता था लेकिन परमिशन लेना पड़ता था। इतनी ताकतवर ये लोग हो गए थे। दूसरे जो गवर्नर आए, दूसरे को ध्यान रखिएगा, पहले में तो समझ में आ गया ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति, और दूसरे अल्फांसो डी अल्बुकर 9 से लेकर 15 साल, तो यानी टोटल 6 साल इन्होंने किया। और जबरदस्त, इनका नाम तो आप गलती से ना भूलिएगा, 3 याद रखिएगा, अल्मेडा, अल्बुकर और कुन्हा।
याद रहेगा, अल्मेडा, अल्बुकर और कुन्हा। अल्मेडा में कुछ भी नहीं था, शांत जल की नीति था, और अल्फांसो में क्या था, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगीज का वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर को ही माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बना दिया। 1510 में अल्बुकर क्या करता, बीजापुर के आदिल शाह, 10 ध्यान रखिएगा, बीजापुर के आदिल शाह के सुल्तान से गोवा को जीत लेता है, यानी पानी पे कब्जा शुरू किया अल्मेडा के टाइम पर, और देखते देखते जमीन तक पहुंच चुका है। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पुर्तगाली नौसेना के प्रभुत्व पे मुहर लगा दी। इसके बाद भारत के क्षेत्रीय पुर्तगीज राज्य की स्थापना हो गई। 1511 में दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य जो मंडी थी मलक्का पर धीरे धीरे क्या हो गया, नियंत्रित स्थापित होना शुरू हो गया। फारस की खाड़ी के मुख पर यानी कि हरबूज, उस पर भी 1515 में अधिकार कर लिया गया। और ये तीनों नगर सामरिक दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण थे कि बार बार प्रयास करने के बाद भी पुर्तगाली अदन पर अधिकार नहीं कर सके, जो लाल सागर के व्यापार पर नियंत्रण की सबसे बड़ी की थी, यानी कि कुंजी थी, चाबी थी, उस पर नहीं हासिल कर सके। अदन पर अधिकार इनका नहीं हो सका, जबकि उस टाइम में मलक्का पर भी इनका अधिकार है, हरबूज पे भी इनका अधिकार है, फारस की खाड़ी पे भी इनका अधिकार है, लेकिन फिर भी लाल सागर पे अधिकार करने के लिए जो की पॉइंट था अदन, उस पर भी इनका अधिकार नहीं हो सका था। समझिए इतना पावरफुल था। अल्बुकर भारत के अस्थायी पुर्तगीज आबादी को बसाना चाहता था, इसलिए उसने स्वदेश वासियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने का प्रोत्साहन दिया, और इसी के लिए जो है सती प्रथा को इसने बंद करवा दिया। और अंत में जब हम आपको पढ़ाएंगे पुर्तगीज के विनाश का कारण क्या हुआ, तो उसमें जो है एक कारण, धार्मिक कारण में ये भी आएगा, सती प्रथा। सती प्रथा तो बंद हुआ, औरतों के लिए तो अच्छा हुआ, महिलाओं के लिए अच्छा हुआ, बेटियों के लिए अच्छा हुआ, लेकिन ये चीज़ आप नहीं समझ पाए कि उसने हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं किया, बल्कि वो चाहता था यहीं शादी करके, यहीं बच्चे पैदा करके, यहीं बस जाए। अब नेक्स्ट जो आता है नीनो डी कुन्हा, ध्यान रखिएगा, नीनो डी कुन्हा 1529 से 38, जो कि अंतिम गवर्नर है या अंतिम वायसराय है। अल्बुकर के बाद यह प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर था। 1530 में सरकारी कार्यालय कोचीन से क्या कर दिया, गोवा। अब एक चीज याद रखिएगा, पहली कंपनी इनकी स्थापित कहाँ हुई थी, कोचीन। अब यहाँ से मुख्यालय को स्थापित करके कहाँ कर दिया गया, गोवा। ये गोवा वही है जिसे अल्बुकर के टाइम में जो है आदिल शाह से 1510 में छीन लिया गया था। याद आ गया ना। चलिए अब यहाँ पे कर दिया गया था गोवा। पुर्तगीज राज्य की औपचारिक जो राजधानी है वो बन गई गोवा। कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंट थोमो और बंगाल के वाणिज्य का विस्तार करना, हुगली में पुर्तगालियों की बस्ती को स्थापित करके भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। यानी कि उस टाइम में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करते थे, एक बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा जो है बंबई। अब एक चीज तो स्थापित हो गई कि कोचीन में तो इन्होंने स्थापित कर ही लिया, गोवा में जो है स्थापित कर ही लिया। अब धीरे धीरे जो है इन्होंने क्या किया, सेंट थोमो में भी स्थापित कर लिया, जो कि मद्रास में थे, और बंगाल के हुगली में भी अपनी कंपनी स्थापित कर दिया। 1534 ईस्वी में बेसिन पे और 1535 ईस्वी में द्वीप पे अधिकार कर लिया। बेसिन पे भी 34 और 35 में द्वीप पे अधिकार कर लिया। इसने गुजरात के शासक बहादुर शाह से बेसिन के विषय में समझौता हो गया, और वहां दीवार खड़ी करने पर प्रश्न पर बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को से झगड़ा हो जाता, और इस झगड़े में बहादुर शाह को समुद्र में गिराकर डूब गया। और उस समय जो बहादुर शाह था उसके साथ झगड़ा होता, उसको समुद्र में गिरा दिया जाता है और वो डूब के मर जाता है। पुर्तगालियों ने धीरे धीरे समुद्र के समीप कुछ महत्वपूर्ण बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। 1559 में दमन पर अधिकार हो गया। देखते देखते द्वीप पे भी अधिकार कर लिया 1535 में, और 59 आते आते जो है दमन पे भी अधिकार हो गया। इनकी बस्तियां दमन द्वीप, सास्टी, बचई, चोल, बंबई, सेंट थोमो जो कि मद्रास के निकट था, हुगली बंगाल में था, इन सब पे धीरे धीरे इनका क्या हो गया, अधिकार बढ़ना शुरू हो गया। क्लियर है। आगे चलने के बाद धीरे धीरे स्थिति इनका शुरू हो जाता है। अब जैसे ही 1641 में, ध्यान रखिएगा, 1641 में डचों और पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण मलक्का दुर्ग को जीत लेता है। अब
डच ने क्या करता है, पुर्तगालियों के जो मलक्का दुर्ग होता है उसको जीत लेता है डच। अब पुर्तगाली बर्दाश्त करेगा? सवाल ही नहीं उठता सुजीत सर की बर्दाश्त कर ले। 1658 आते थे पूर्व श्रीलंका और 1663 आते पुर्तगाली के समीप जो है मालाबारी दुर्ग डच के अधीन हो जाता है, यानी डच अब धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर लेता है। अंग्रेज भी डच के पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि अंग्रेज की भी एंट्री 1600 में हो जाती है। एकदम ध्यान रखना, क्योंकि बड़ा मजा आने वाला, एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला। अब 1611 ईस्वी में सूरत के निकट जो है स्वाली, याद रखिएगा 11 में सूरत के निकट जो है स्वाली तट पर अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच महत्वपूर्ण विजय प्राप्ति होते हैं। स्वाली में, और स्वाली कहाँ है? सूरत में है, याद रख लीजिएगा। सो से स्वाली, सो से सूरत। 1628 में फारस की सेना की सहायता से हरबूज पर कब्जा कर लिया जाता है। फारस की खाड़ी में स्थित पुर्तगीजियों का मुख्य चौकी जो था वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मुगल सम्राट शाहजहां के शासनकाल में कासिम खान ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लेता है और मराठों ने 1739 ईस्वी में सौराष्ट्र और वसई पर अधिकार जमा लेता है। केवल गोवा दमन द्वीप 1961 ईस्वी तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहता, सिर्फ गोवा, दमन और द्वीप 61 तक। उसके बाद 61 के बाद इसी भी छोड़ के जो है इनको जाना था। तो कहने का सीधा सा एक मतलब, आए थे सबसे पहले 1498 में और गए हैं सबसे बाद में। अब देखिए यहां के बाद आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे स्थिति बदलना शुरू हो गया। अब इनका क्या हुआ, स्थिति कमजोर होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही कमजोर होना शुरू होता है उसके बाद क्या होता है, इनके विलय के कारण हुए पुर्तगाली आधिपत्य के परिणाम हिंद महासागर में पुर्तगाली नियंत्रण का जो कतिपय महत्वपूर्ण धार्मिक था, सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक परिणाम हुए, इन सब में धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। बाद में 1573 ईस्वी में बारडे और 1584-87 ईस्वी में सालसेट में भी यही होता। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इनक्यूशन की स्थापना की गई, ताकि किसी भी प्रकार का धर्मद्रोह को दंडित किया जा सके। ध्यान रखिएगा। और 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ज्यूस संत जेवियर भारत आया था, और मुगल शासक अकबर के दरबार में 3 जेसुइट मिशन आए थे, और जेसुइट का भ्रम हो गया था कि अकबर मसीही मत को स्वीकार करना चाहता है और पुर्तगीज को भारत का जापान के साथ व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय भी दिया जाता। आज भारत का जो है जापान के साथ व्यापार हो रहा है, तो इसके पीछे का जो श्रेय है वो कौन है, तो याद रख लीजिएगा ये पुर्तगीज की वजह से ही हुआ है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। और यहीं से तांबा चांदी भी प्राप्त होता था। पुर्तगीज मध्य अमेरिका में तंबाकू, आलू, मक्का भारत लाए थे। ये चीज़ याद रखिएगा। उन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस जो कि गुटनबर्ग के द्वारा आविष्कार किया गया था, और इनको भारत लाने का श्रेय जो है पुर्तगीज को ही है। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, काली मिर्च, लीची, संतरा पुर्तगीज की ही देन रही है, जिन्हें इन्होंने विभिन्न देशों से प्राप्त किया था। पुर्तगीज अधिपत्य की स्थापना से व्यापार में नौसेना शक्ति की महत्ता की प्रमाणता बढ़ी। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग का रहेगा थोड़ा सा डच रहेगा, 10 से 12 मिनट का डच रहेगा। उसके बाद पूरी तरीके से अंग्रेज में हम लोग घुल जाएंगे। अब धीरे धीरे ये सिलसिला बंद नहीं होगा, बस आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। और क्या चाहिए हमें कमेंट कीजिएगा, अपनी दिल की बात ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू, नमस्कार। जाते जाते अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे वीडियो जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे ऑटोमेटिक आता रहेगा। थैंक यू, नमस्कार।